हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो अभी तक स्टूडेंट्स आपने बुद्ध धर्म को डिटेल में समझा कि बुद्ध धर्म में क्या क्या बुद्ध टीचिंग्स दी गई थी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैनिज़्म। सो स्टूडेंट्स, जैनिज़्म जो जैन धर्म है, बेसिकली जैनिज़्म में टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। मतलब आप ये कह सकते हो जैन रिलीजन में टोटल 24 जैन मुनि या जैन गुरु हुए हैं। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी। स्टूडेंट्स, जो पहले जैन मुनि थे, ठीक है, वो कौन थे? ऋषभ देव जी। और जो लास्ट थे 24 तीर्थंकर, वो थे महावीरा जी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम महावीरा जी के बारे में ही थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म जो है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ठीक है, काफ़ी पहले से चला आ रहा मतलब कि, ठीक है। और लेकिन असली जो जैन धर्म को जो पहचान दिलाई थी वो महावीरा जी ने दिलवाई थी इन 6th सेंचुरी ऑफ BC। ठीक है, तो महावीरा जी का जन्म जो था वो 540 BC में हुआ था, मतलब कि 6th सेंचुरी ऑफ BC की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि विष्णु पुराण में, स्टूडेंट्स, विष्णु पुराण में ऋषभ देव जी के बारे में मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में भी हमें ऋषभ देव जी के बारे में मिलता है। और इससे ये पता चलता है कि वेदों में भी अगर जैन धर्म के बारे में लिखा हुआ है तो वेद तो लगभग 1500 BC से लेकर 1000 BC की बात थी। तो मतलब उस टाइम पे भी जो है जैन रिलीजन जो है ये सेक्ट एग्जिस्ट करता था। तो ऋषभ देव जी को माना जाता है कि वो इनकारनेशन ऑफ नारायण भगवान थे। ठीक है, जो नारायण भगवान के आप कह सकते हो कि उनकी ही इनकारनेशन माना जाता है ऋषभ देव जी। ठीक है, सो ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स के 4 टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरज्ञ। मतलब कि जैन धर्म में भी स्टूडेंट्स वही बातें हो रही हैं जो आप बुद्धिज़्म में पढ़ के आए थे। जैनिज्म में भी हम बात कर रहे हैं नॉन वायलेंस की, ठीक है, ट्रुथ की, ठीक है, कि कोई चीज़ की स्टेलिंग नहीं करनी आपने, ठीक है, और अपरज्ञ मीनिंग्स कि जो महावीरा जी थे उन्होंने 5th एक अलग टीचिंग को ऐड किया था, ब्रह्मचर्य को। ठीक है, ब्रह्मचर्य को मीन्स चैस्टिटी, पवित्रता, इसको महावीरा जी ने ऐड ऑन किया था जैनिज्म में। तो स्टूडेंट्स, महावीरा जी जो थे, बेसिकली महावीरा जी वाज बॉर्न इन 540 BC इन कुशीनगर, वैशाली। कुशीनगर कहाँ पे है? वैशाली, बिहार में। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीरा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके फादर का नेम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि एक जनताकी क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। ठीक है, जो कि वज्जी एक स्टेट थी, ठीक है जी, महाजनपदा थी, उसके हेड थे। मतलब कि जो जैन मुनि हुए हैं महावीरा जी, ये भी एक क्षत्रिय फैमिली से आते थे, एक राजा के परिवार से आते थे। ठीक है, तो बहुत बड़े क्लैन से आते थे। और इनकी मदर का नेम क्या था? त्रिशला, और वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। स्टूडेंट्स, जब महावीरा जी बेसिकली जैनिज्म में आते हैं तो उनके सबसे पहले डिसाइपल जो बने हैं, मतलब कि उनके फॉलोअर जो थे, वो उनके ही आप कह सकते हो जो उनकी बेटी के हस्बैंड थे, जैमली, मतलब कि उनका ही सन इन लॉ, उनका पहला डिसाइपल बनता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जैन धर्म में सेम वही टीचिंग्स की बात की गई है कि आपने किसी से असत्य नहीं बोलना, ठीक है, हमेशा सच के राह पर चलो। ठीक है, तो वही जो बेसिक बातें आप सुनते आते हैं, तो जैनिज्म भी उसी की ही बात करता है, प्लस नॉन वायलेंस की बात करता है, जो कुछ आप बुद्धिज़्म में चीज़ें समझ के आए जैसे कि। लेकिन स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि जैनिज्म भी एक आप कह सकते हो इक्वालिटी, ठीक है, मेल एंड फीमेल के लिए इक्वालिटी की बात कर रहा है, और कोई भी कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा, कोई भी वर्ण सिस्टम की बात नहीं करता। यही सबसे बड़ा कारण था स्टूडेंट्स कि जैनिज्म की तरफ भी लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हुए। बट स्टूडेंट्स, कुछ आप कह सकते हो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जैनिज्म में ये कहा गया कि अब
आपको पता होना चाहिए कि जैनिज़्म के भी आगे कुछ सेक्ट हैं, कुछ जैन फॉलोअर लाइक, अगर नॉन वायलेंस की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे जैन फॉलोअर्स होते हैं जो हमेशा नंगे पैर रहते हैं और अपने मुंह पे मास्क या आप कह सकते हो वाइट कलर का कपड़ा लगा के रखते हैं। तो बेसिकली वो ऐसा मानना है कि एक छोटी सी चींटी को भी लाइक आपके पैर से ना मर जाए, किसी आप कह सकते हो छोटे से इंसेक्ट को कोई पेन ना हो, कोई दर्द ना हो, ठीक है, इसलिए या आपके सांस लेते समय, बोलते समय आपके मुंह में कोई ऐसे छोटा सा कोई जीवाणु, कोई बहुत ही माइन्यूट सा कोई माइक्रो इंसेक्ट आपके मुंह में ना चला जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसी टीचिंग्स, प्लस कहते कि ज़मीन में हल भी मत मारो। अब अगर ज़मीन में अगर हल लगाओगे तो लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो छोटे छोटे आप कह सकते हो अर्थवॉर्म्स हैं या बाकी के जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी मरेंगे। तो इससे एक पीजेंट क्लास या फार्मर क्लास आप कह सकते हो इन बातों से अट्रैक्ट नहीं भी हुई, और कुछ आप कहोगे कि कुछ क्षत्रिय क्लास इस बातों से अट्रैक्ट नहीं हुए। और दूसरी बात, जैनिज़्म जो है वो भगवान में बिलीव ही नहीं करते, मीन्स कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण था स्टूडेंट्स की बहुत बड़े लेवल पे कई सारे ऐसे स्टेट्स के रूलर्स थे, ऐसे इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन स्टेट्स के रूलर्स थे जिन्होंने जैनिज़्म को फॉलो करने से मना कर दिया था। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्यों आप समझोगे इस बात को कि क्यों जो है जैनिज़्म जो है बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड नहीं हो सका, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो सेक्शन के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इससे अफेक्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो आपको ये बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हाँ जी, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 24th तीर्थंकर कौन थे, महावीरा जी, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, नोट डाउन दीज पॉइंट्स, टेक योर टाइम। Okay students, now come to the next point. So at the age of 42, under the sal tree at Jambika Gram on the bank of river Rijupalki, Mahavira attained the Kavalya. Students कहते हैं जी 42 की एज में महावीरा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको कावल्य कहा गया, ठीक है। कावल्य मीन्स सुप्रीम नॉलेज। कौन सा ज्ञान, लाइक जैसे कि आप कह सकते हो कि राइट नॉलेज, राइट पाथ, ठीक है जी, राइट फेथ। और ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति मीन्स कि जब उनको एक सही ट्रुथ की जो फाइंड में निकले हुए हैं, उनको वो जिस तलाश में है उनको मिल गया, मीन्स कि उन्होंने साल्वेशन में जो चीज़ें अटेन की, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जैनिज़्म में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, ठीक है। और एक टर्म है स्टूडेंट्स जिन्ना, जिन्ना और जितेंद्र। जिन्ना मीन्स वन हु इज़ कॉन्कर्ड हिज सेंस, जो अपने आप पे विजय प्राप्त करे। जिन्ना का मतलब क्या है, जो अपने खुद पर विजय प्राप्त करे, दैट इज़ अ जिन्ना, ठीक है, जितेंद्र। तो यही चीज़ें आप कह सकते हो कि जैनिज़्म में महावीरा जी ने लोगों को एक्सप्लेन की, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपना जो फर्स्ट sermon है वो डिलीवर किया था एट पावा, ठीक है जी। और उनके 11 डिसाइपल्स वहाँ पे आए थे, उनके 11 फॉलोअर्स सुनते हैं। और जो उनके पहले डिसाइपल थे उनका सन इन लॉ जैमली था, ठीक है। एट द एज ऑफ 72 in 468 BC he passed away in पावापुरी बिहार। 72 की एज में स्टूडेंट्स महावीरा जी पास में कर गए थे, ठीक है, पावापुरी बिहार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिरत्नास। जैसे आपने बुद्धिज्म में त्रिरत्ना पढ़े, वैसे ही जैनिज्म में भी त्रिरत्ना की बात की गई है, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, ठीक है जी। मतलब कि
आपको हमेशा सही सोचना है, सही कर्म करने, सही राइट एक्शन मीन्स अच्छे काम करने हैं, ठीक है, और राइट नॉलेज मीन्स सही ज्ञान की प्राप्ति लेनी है। स्टूडेंट्स, बेसिकली जैनिज़्म बहुत बड़े लेवल पे आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा ये रिलीजन स्प्रेड हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है जी, खुद उसने भी बाद में जैन धर्म अडॉप्ट किया। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैनिज़्म भी जो है किस चीज़ की बातें करता है, राइट नॉलेज, राइट पाथ, राइट एक्शन की। जैसे कि आपने पढ़ा कि बुद्धिज़्म में सेम गौतम बुद्ध जी बात कर रहे थे, जैनिज़्म में भी आप कहोगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात नहीं की गई है। जैन धर्म भी यही मानता है कि भगवान नहीं होता, ठीक है, सिर्फ हम जो है हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे 6th सेंचुरी ऑफ BC में बहुत सारे लोग इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फार्मर्स, पीजेंट्स उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि जैनिज़्म में बात की गई है कि ज़मीन में हल भी नहीं मारना, क्योंकि ज़मीन में जो छोटे छोटे आप कह सकते हो जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो मर जाएंगे, ठीक है, पैरों के नीचे किसी भी छोटे कीड़े मकोड़े को नहीं गुजरना। तो इन चीज़ों के कारण प्लस नॉन वायलेंस की बात हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जो जिन्होंने रूल करना था, ठीक है, जिन्होंने एक आप कह सकते हो कि इनक्रेडिबल इंडिया, एक इंटीग्रेट इंडिया बनाना था, तो वो लोग नॉन वायलेंट नहीं रह सकते थे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स के कारण आप कह सकते हो कि जैनिज़्म बहुत बड़े लेवल पर स्प्रेड नहीं हो सका, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ डिलीवर किया था, ठीक है, और जीना का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कावल्य, सुप्रीम नॉलेज, ठीक है जी, बेसिक पॉइंट है। महावीरा जी ने कहाँ पर जो है नॉलेज अटेन की थी, ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो जो इम्पोर्टेंट जैन काउंसिल हुई हैं स्टूडेंट्स, आगे वो देखते हैं। टोटल 2 जैन काउंसिल्स हुई हैं, ठीक है, काउंसिल्स मीन्स वही एक बड़ी महासभा हो रही है, ठीक है। जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी कब हुई थी? 300 BC में, ठीक है। कब हुई थी स्टूडेंट्स? 300 BC में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, ठीक है, ये पाटलिपुत्र में। चेयरमैन कौन थे इसके उस टाइम पर? सुतलबाहु थे, सुतलभद्र, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, महावीरा जी की डेथ के बाद जैन धर्म आगे 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था श्वेतंबरा, दूसरा था दिगंबरा, ठीक है जी। तो जो श्वेतंबरा था, ठीक है जी, उसके जो हेड थे वो थे सुतलभद्र, और जो दिगंबरा था, ठीक है जी, उसके हेड थे भद्रबाहु। तो श्वेतंबरा और दिगंबरा को आगे हम समझेंगे क्या था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड जैन काउंसिल कब हुई थी स्टूडेंट्स? 512 BC AD में, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हो रही है 300 BC में, ये हो रही है 512 AD में, ठीक है जी। सो 512 AD में कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। उस टाइम पर चेयरमैन कौन थे? देवव्रत जी, ठीक है, देवव्रत जी थे। तो मतलब कि जो इन काउंसिल्स को प्रिजाइड करवा रहे थे, ठीक है जी। अब ये काउंसिल्स करवाने का मेन मकसद क्या था? उस टाइम पे कंपाइलेशंस हुई थी 12 अंगाज की एंड 12 उप अंगाज की। सो स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं 12 अंगा और 12 उप अंगा क्या थे? ये एक किस्म से जैन लिटरेरी वर्क था, ठीक है, जैन महाग्रंथ कह सकते हैं आप। और ये किस लैंग्वेज में थे? प्राकृत लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स, प्राकृत लैंग्वेज टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि बुद्धिज़्म का सारा लिटरेरी वर्क जो है वो पाली लैंग्वेज में था, ऐसे ही जैनिज़्म का सारा लिटरेरी वर्क प्राकृत लैंग्वेज में था। क्लियर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि कंपाइलेशन किसकी हुई थी? 12 उप अंगाज की और 12 अंगाज की, ठीक है जी। किस लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी उसका वेन्यू कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। चेयरमैन कौन थे? सुतलभद्र, ठीक है।
स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जैन धर्म है वो आगे 2 नए सेक्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। कौन कौन से थे? एक था आपका श्वेतंबरा, दूसरा था दिगंबरा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स श्वेतंबर वाले कौन थे? श्वेतंबर वाले थे जो वाइट क्लॉथ्स पहनते। दिगंबर वाले कौन थे? टोटली नेक्ड, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस क्या था? बेसिकली स्टूडेंट्स महावीरा जी की डेथ के बाद एक जो सेक्ट था वो नॉर्थ इंडिया में बहुत फैला, ठीक है, जिसके हेड थे सुतलभद्र, ठीक है जी, और दूसरे के हेड थे भद्रबाहु, ठीक है जी, दिगंबरा। श्वेतंबर और दिगंबर 2 डिफरेंट अलग आप कह सकते हो आगे ब्रांचेस थी जैनिज्म की, ठीक है। श्वेतंबर वाले जो थे जो हमेशा वाइट क्लॉथ, वाइट कपड़े, मुंह पे वाइट मास्क, ठीक है, टोटली वाइट कपड़े पहन के रखते हैं, वो थे श्वेतंबर वाले। और दिगंबर वाले कौन थे? टोटली नेक्ड, जो कोई कपड़े नहीं पहनते, वो हमेशा अपने आश्रम के अंदर रहते हैं, बाहर सोसाइटी में किसी को मिलने नहीं जाते हैं, ठीक है। उन्होंने हर एक चीज़ को त्याग दिया होता है, ठीक है। बेसिकली जैनिज्म बात किस चीज़ की करता है? जैनिज्म में सबसे बड़ी बात है त्याग की, ठीक है। तो हर एक चीज़ को त्याग देते हैं, ठीक है। आप कहोगे जी अगर वो नेक्ड है तो वो सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं? ठीक है, वो सोसाइटी से अलग आप कह सकते हो, वो अपने आश्रम के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स जैनिज्म के आगे 2 सेक्ट बने थे। जो दिगंबर वाला सेक्ट है ये साउथ इंडिया में स्प्रेड हुआ, और जो श्वेतंबर वाले सेक्ट है ये नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ, ठीक है। नॉर्थ इंडिया मीन्स आप कह सकते हो पंजाब में, यूपी में, ठीक है, हरियाणा में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जैनिज्म को अडॉप्ट किया कई रूलर्स ने। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो जैनिज्म में मैं आपको बता चुका हूँ किस चीज़ की बात होती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कर्म की, ठीक है। सिर्फ कर्मा के ऊपर जो है ये रिलीजन काम कर रहा था, ठीक है जी। इसमें कोई भी आप कह सकते हो पुनर्जन्म या फिर प्रीवियस बर्थ या नेक्स्ट बर्थ की कोई बात नहीं है, ना ही एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात है कि भगवान एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ना ही आप ये कह सकते हो कि किसी रिचुअल्स में बिलीव करते थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जैनिज्म उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। आई होप आपको सारे बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स टेक योर टाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। श्वेतंबर, दिगंबर, हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे हम समझते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। सो स्टूडेंट्स बेसिकली मौर्य डायनेस्टी से पहले कुछ और डायनेस्टीज आई, जैसे नंदा डायनेस्टी थी मौर्य डायनेस्टी से पहले, उससे पहले भी कुछ और बेसिक छोटी सी डायनेस्टीज आई थी, हरियंका डायनेस्टीज, उदयगिरीज। सो जो इम्पोर्टेंट है वो मौर्य डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी जो है ये कैसे बनी? अगर हम बात करें मौर्य डायनेस्टी की, तो मौर्यंस बेसिकली स्टूडेंट्स हमको कुछ उल्लेख नहीं मिलता कि चंद्रगुप्त मौर्य के फोर फादर कौन थे। ऐसा माना जाता है कि मोरा ट्राइब से ही मौर्य वर्ड निकला है, और चंद्रगुप्त को माने जो लाइक पालने वाली जो लेडी थी, ठीक है, जिसने आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य की देख रेख की और उसको बड़ा किया, उस लेडी का नेम मूरा था, उससे मौर्य वर्ड बना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पेरेंट्स की डेथ जैसे बचपन में हो गई होगी, तो उसके बाद उसको जिस लेडी ने पाला मूरा ने, तो वहीं से उसको मौर्य वर्ड दे दिया गया। एंड सेकंड थिंग स्टूडेंट्स कि जो मौर्य डायनेस्टी है ये कैसे बनती है, एंटायरली पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर पहले नंदा डायनेस्टी रूल कर रही होती है, और नंदा डायनेस्टी का रूलर था
राजा धनानंद। जो धनानंद था स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वेल्थीस्ट, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर था। और धनानंद के पास लार्जेस्ट आर्मी थी उस टाइम पे, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और धनानंद के टाइम पे आप ये कह सकते हो अराउंड 326 BC अलेक्जेंडर भारत आया था। ये कह सकते हो अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर अटैक करना था, लेकिन अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर नहीं कर पाता। उसके कुछ कारण थे। अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के साथ, जो कि पंजाब रीजन का राजा था, ठीक है, उसके साथ बैटल लड़ी। बैटल ऑफ हाइडेस्पास के नेम से फेमस है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो सिंध नदी है उसका पुराना नेम हाइडेस्पास जो मिलता है हमको, ठीक है, एंशियंट नेम। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पास होती है बिटवीन राजा पोरस एंड अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर की आर्मी जो है पोरस को हरा देती है, ठीक है जी। लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो उसके बाद इंडिया में एंटर करने से मना कर देती है। सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो राजा धनानंद था उसके पास लार्जेस्ट आर्मी थी। तो अब जो अलेक्जेंडर था, जो सेंट्रल एशिया से चल के, ठीक है, मैसेडोनिया से चल के इंडिया आता है, इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचता है, ठीक है, बॉर्डर रीजन पे आता है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं एंटर करता। यही सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि मान लो कि जैसे इंडिया में जो मगध है, ठीक है, मगध एक बहुत बड़ी स्टेट थी, और मगध का जो राजा था वो था राजा धनानंद। ये चीज़ें देखते हुए अलेक्जेंडर की फोर्सेस वहाँ से वापस हो जाती हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि आप कि उसकी आर्मी ने जो है रिवर क्रॉस नहीं की, रिवर चैनल जो आप कह सकते हो, जो सिंध नदी से पार करते हुए इंडिया नहीं आ सके वो, ठीक है, और उसकी आर्मी वहीं से ही बैक हो जाती है। तो एक तो सबसे बड़ा ये कारण था अलेक्जेंडर इंडिया में नहीं एंटर किया, ठीक है। और सेकंड थिंग, अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका राजपाट वापस कर दिया था। देन इंडिया में धनानंद की सुप्रीमेसी बनी हुई थी। अब होता क्या है कि एक बार धनानंद के पास चाणक्य जाते हैं, ठीक है, आप सबने चाणक्य का नेम सुना होगा, ठीक है। उनका असली नेम आप ये कह कौटिल्य भी था, ठीक है, विष्णुगुप्त भी कहते थे उनको, ठीक है, और चाणक्य भी उनका नाम था। तो चाणक्य एक बार धनानंद के पास जाते हैं, वो धनानंद को कहते हैं कि हमें एक इंटीग्रेटेड इंडिया बनाना चाहिए, एक ऐसा इंडिया, एक ऐसा कंट्री, एक अखंड भारत जिसके ऊपर कोई दूसरा देश हमला ना कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे आज की डेट में, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि धनानंद जो है भरी सभा में, अपने दरबार में, अपने कोर्ट में से चाणक्य को धक्का देके बाहर फेंक देते हैं, और फिर चाणक्य जो है उस बात का बदला लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक मैं तेरे को तेरी पोस्ट से नहीं हटा दूंगा, ठीक है, तब तक मैं नहीं चैन से बैठूंगा। फिर चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करते हैं, ठीक है, एज अ वेपन यूज़ करते हैं, किसके खिलाफ? धनानंद के खिलाफ। और धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य उसके पोस्ट से हटाने में कामयाब होता है और खुद राजा बन जाता है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेयर रूलर्स आप लोगों को पता ही है, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा कैसे बनते थे, ठीक है। किसी ने अगर राजा को हरा दिया, उसकी प्रजा को हरा दिया, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले अपनी आर्मी तैयार करता है, ठीक है, और धनानंद को उसकी सीट से हटा के खुद कैप्चर कर लेता है। देन स्टूडेंट्स फिर होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये कह सकते हो आप, कि एक अखंड भारत की जो है शुरुआत की थी, एक अखंड भारत का निर्माण किया था, ठीक है। तो हम चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा देखते हैं। सो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है जी। इनका टाइम पीरियड क्या था? 322 BC से लेके 298 BC। 322 BC से लेके 298 BC के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया था।
अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया होगा पेपर में। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये अलेक्जेंडर का ही जनरल था। ठीक है, अलेक्जेंडर का जनरल था। और सेल्यूकस निकेटर जो है वो इंडिया पे अटैक करने की सोचता है। और चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा रूलर बन चुका होता है, ठीक है, जिसने एक आप कह सकते हो अखंड भारत का निर्माण कर लिया होता है। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी आर्मी लेके पहुंचता है, लेकिन वो इस बैटल में चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर को हारने के बाद अपनी डॉटर की मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ती है, और बदले में जो भी हार का जान माल का नुकसान हुआ है वो सारा कुछ चंद्रगुप्त मौर्य को पे करना पड़ता है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने फर्स्ट टाइम द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज यूनाइटेड। मतलब कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया मीन्स ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सारा कुछ एक अपने छत्र के अंडर, ठीक है, सारे के सारे के ऊपर अपना रूल स्थापित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब सेल्यूकस निकेटर को हराया, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में अपना एक बहुत खास एम्बेसडर भी भेजा। ठीक है, उसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है जी, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने स्टूडेंट्स एक बुक लिखी थी, बुक का नेम था इंडिका। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंडिका बुक का ऑथर कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में डिटेल में चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बात लिखी हुई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लार्जेस्ट आर्मी थी, 6 लाख से ज़्यादा की आर्मी थी। ठीक है, उसके पास नेवी भी थी, बहुत अच्छे आप कह सकते हो एलिफेंट, हॉर्सेस, हर टाइप की फोर्सेस थी। तो मतलब कि लार्जेस्ट आर्मी थी। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? मीन्स टैक्सेशन सिस्टम, सैनिटेशन, अगर फेमाइन रिलीफ आ गया, ठीक है, अगर अकाल पड़ गया तो उस टाइम पर लोगों के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों से टैक्स जो कर कैसे वसूलना है, ठीक है, ये सब कुछ उसने डिटेल में बता रखा था, बिकम द कंसर्न ऑफ द स्टेट। और चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा इन बातों की चिंता रहती थी कि अपनी प्रजा को, अपनी स्टेट को कैसे चलाना है। देन स्टूडेंट्स इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट के डेज में, अपनी ज़िंदगी के आखिरी के दिनों में जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। जैन रिलीजन को अडॉप्ट करता है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है जैन रिलीजन से। ठीक है जी, तो जैन रिलीजन को अडॉप्ट करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रावण बेलगांव कर्नाटका वाली साइड चला जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में जाके वहाँ जैन धर्म को अडॉप्ट करता है। और फिर अपने लास्ट के डेज में ड्यू टू साल्वेशन चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई थी। ठीक है, साल्वेशन मीन्स कि जब उसके लास्ट के डेज आ गए तो सब कुछ, अन्न जल सब कुछ, ठीक है, लाइक फूड वगैरह सब कुछ त्याग देना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रॉपर एनलाइटमेंट आप कह सकते हो, एनलाइटमेंट मिलना और मोक्ष की प्राप्ति होना, ऐसा माना जाता है जैनिज्म में। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक आप कह सकते हो एक बढ़िया राजा अपने टाइम पर निकला। ठीक है, देन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नेक्स्ट रूलर बनता है बिंदुसार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट रूलर इज बिंदुसार। बिंदुसार जो था स्टूडेंट्स, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, 298 बीसी से 273 बीसी के बीच में इसका टाइम पीरियड था। हाँ जी, इसने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट किया था। स्टूडेंट्स, जो बिंदुसार रूलर था, इसने अपने लाइफ में आजीविका सेक्ट जो है ये भी आप कह सकते हो कि जैनिज़्म की ही एक ब्रांच थी। आजीविका सेक्ट क्या था? जैन धर्म की एक ब्रांच थी, आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट किया था। स्टूडेंट्स, बिंदुसार एक ऐसा रूलर था जिसने साउथ इंडिया वाली साइड को भी, डेक्कन को भी अपने अंडर कर लिया था। और एक टाइम ऐसा आ गया था अशोका के टाइम पीरियड पे कि एंटायर इंडिया जो है उस पर मौर्य एम्पायर का रूल है। पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, सब जगह मौर्यन एम्पायर्स का रूल चल रहा था। ठीक है, तो बिंदुसारा की डेथ के बाद जो है नेक्स्ट रूलर बनता है अशोका। लेकिन अशोका इतनी आसानी से राजा नहीं बन पाता। ऐसा
कहा जाता है कि अशोका ने अपने 100 ब्रदर्स को, उसके पूरे 100 भाई थे, ठीक है, और अपने 100 भाइयों को मार के नेक्स्ट रूलर अशोका बना था, ठीक है। कुछ स्टोरीज में ऐसा मिलता है, और लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अशोका के 9 ब्रदर्स थे, 9 भाई थे, और उसने अपने भाइयों को मतलब मारा नहीं था, अपने ही दरबार में कोई ना कोई मंत्री पद दे दिया था, ठीक है। उसने अपने भाइयों को कोई ना कोई, आप कह सकते हो, अपने ही कोर्ट में मंत्री बनाया था, ठीक है जी। तो अशोका जो है बहुत ब्रेव रूलर था जी, ठीक है। 273 BC से लेके 232 BC के बीच में इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। इसने रूल किया जब कलिंगा वॉर, रूलर बनने के बाद 261 BC में स्टूडेंट्स इसने एक कलिंगा वॉर लड़ी, मतलब अपने कारोनेशन, अपने राजा बनने के बाद 12 साल बाद लगभग, बहुत बड़ा युद्ध साउथ इंडिया के रूलर्स के खिलाफ। प्लस जो कलिंगा है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका जो उड़ीसा वाला पोर्शन है, ठीक है, उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, मेनली ओल्ड नेम ऑफ उड़ीसा जो है वो कलिंगा है, ठीक है जी। याद रखना वहाँ पे कलिंगा स्टेडियम भी है। तो कलिंगा वॉर जो हुई थी, इसमें लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी इस वॉर में। ये इतनी बड़ी लड़ाई थी स्टूडेंट्स, बेसिकली इस वॉर के बाद अशोका ने जब देखा कि जो बैटल ग्राउंड था, जो रणभूमि थी जहाँ पर लड़ाई हो रही थी, वहाँ पर इतनी सारी लाशें देखने के बाद, इतनी सारी डेड बॉडीज देखने के बाद, इसका आप कह सकते हो कि हृदय परिवर्तन हो गया, और अशोका ने जो है बाद में बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, ठीक है जी। इसने फिर बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। बुद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने बहुत बड़े लेवल पे पूरे के पूरे इंडिया में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, हमने ये भी पढ़ा था कि इसके टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, और इसने अपनी बेटी और अपने बेटे को, अपने सन को सेलोन भेजा, ठीक है स्टूडेंट्स। सेलोन जो है ये ओल्ड नेम है श्रीलंका का, श्रीलंका भेजता है उनको एक ट्री देके कि ये ट्री जो है इसको जाकर श्रीलंका में लगा के आओ, और वो ट्री आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो ट्री आज भी एग्जिस्ट करता है, श्रीलंका में है। कई सारे जो बुद्ध फॉलोवर हैं वो जाते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अशोका ने टोटल 12 मेजर रॉक एडिक्ट्स करवाए थे, मतलब कि शिला निर्माण, आप जैसे कह सकते हो बड़े पत्थरों पे नाम लिखवाना, गुदवाना, और कई जगह पे हमें ये उल्लेख मिलता है कि अशोका का नाम जो है वो प्रियदर्शनी भी था। अशोका ने कई रॉक एडिक्ट्स पे ये भी लिखाया है कि वो पूरे के पूरे प्रजातंत्र का, पूरे के पूरे लाइक इंडिया का जो हेड है, और सारी जो उसकी प्रजा है वो उसके बच्चों जैसी है, और वो अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाहता है, ठीक है, और सोसाइटी को सही तरीके से चलाना चाहता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अशोका ने कई सारे रॉक एडिक्ट्स भी करवाए थे, कुछ फेमस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप स्टूडेंट्स पढ़ लेना कि कौन कौन से उसके रॉक एडिक्ट्स थे। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि अशोका जब बुद्ध धर्म अडॉप्ट कर लेता है, अब आप लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि बुद्धिज़्म क्या सिखाता है, बुद्धिज़्म तो नॉन वायलेंस रहना सिखाता है। जैसे अशोका ने बुद्ध धर्म को अपनाया, धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर जो है सिमटने लग गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये पढ़ चुके हो कि बुद्धिज़्म नॉन वायलेंस की बात करता है। अब अगर राजा नॉन वायलेंस हो गया, उसके जो जिन स्टेट्स पर उसका कंट्रोल था, उन स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। कहते जी अब अशोका तो हम पे अटैक करेगा नहीं, तो छोटे छोटे कई सारे रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था। देन इसके बाद स्टूडेंट्स जो मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ को स्टूडेंट्स उसी की ही मिलिट्री कमांडर ने, पुष्यमित्र शुंगा ने, किसने? पुष्यमित्र शुंगा, इसने बृहद्रथ को मार दिया था। पुष्यमित्र शुंगा कौन था? ये बृहद्रथ का ही मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री जनरल आप कह सकते हो, सेनापति था।
ठीक है जी। पुष्यमित्र शुंगा जो है वो एक अपर क्लैन से, ब्राह्मणिकल क्लैन से आता है। और बृहद्रथ को मार के, जो बृहद्रथ था वो लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर था स्टूडेंट्स। बृहद्रथ को मारने के बाद वो खुद अपनी डायनेस्टी शुरू करता है, शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि मौर्यन एम्पायर एक टाइम पे जेनिथ पे जाता है, टॉप पर जाता है, पूरे के पूरे इंडिया को एक्वायर करता है, पूरे के पूरे इंडिया पे रूल भी करता है मौर्यन एम्पायर। लेकिन जब अशोका बुद्ध धर्म को अडॉप्ट करता है तो मौर्यन एम्पायर जो है वो सिमटने लग गया था, ख़त्म होने लग गया था। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आया कि जो मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको उसी के ही मिलिट्री कमांडर ने, मिलिट्री जनरल ने मार के खुद अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी थी, शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न करिए। ठीक है, और इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो अच्छे से आप पढ़ लेना। और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। सो नाउ स्टूडेंट्स वी वाइंड अप आवर क्लास। थैंक यू।